गुड इवनिंग एवरीवन। बिफोर दिस डे एंड्स, आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में। अ स्टोरी दैट डिपिक्ट्स 3R: रिएक्शन, रियलाइजेशन एंड रिफॉर्म, एंड द रियलाइजेशन दैट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स। और इस कहानी को शुरू करने से पहले I want you to consider these 3 images. इन 3 images के लिए assume करिए आपने अपना घर किसी टेनेंट को दिया और उसे कहा जितने टाइम तक के लिए आप यहाँ रह रहे हैं ये घर आपका है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी सामान ला सकते हैं, उसे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप इसे करना चाहें। और ये कहने के बाद ये ओनर ऑफ द हाउस या आप किसी वेकेशन पे चले जाते हैं। जब कुछ टाइम बाद आप वेकेशन से वापस आते हैं, आप देखते हैं कि उस टेनेंट ने आपका पूरा घर ही बदल दिया है। और फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है दैट मैंने इस पर्सन को या इस चीज को इतना ज्यादा पावर कैसे दे दिया कि उसने मुझे अपने से भी कम पावरफुल समझ लिया। इन ऑल दीज 3 स्टोरीज वी हैव वन सिंगल कंक्लूजन, दैट इज पावर। जब किसी चीज को या किसी पर्सन को, किसी अथॉरिटी को हम इतना पावर देते हैं कि वो अथॉरिटी खुद को उस मेकिंग से भी ज्यादा पावरफुल समझने लग जाती है, तो एक कंसर्न रेज होता है और वो कंसर्न कन्वर्ट हो जाता है एक डिस्प्यूट में। एवरीबडी, वेलकम टू द आइकॉनिक, टू द कल्ट केस ऑफ इंडियन पॉलिटी, द केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। As we are aware of this case, it is the very infamous case of our Indian polity of 1973. Actually, what happened? This is the image of post-independence. हमारे देश को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाने के बाद सारे स्टेट्स मिलकर एक ही काम में लग गए और वो था डेवलपमेंट। सारी स्टेट्स अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी वो कर सकते थे वो कर रहे थे, जैसे कि कुछ रिफॉर्म्स लाना, कुछ अमेंडमेंट्स लाना, और ये सारे किए जाते थे फेवर के लिए, जिससे उनकी स्टेट डेवलप हो सके। और उसके लिए द स्टेट ऑफ केरला एक रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आता है और उस रिफॉर्म्स एक्ट में इस केरला में कुछ मठ हुआ करते थे विच आर रिलीजियस प्लेसेस। और उसने इस रिफॉर्म्स एक्ट में बहुत सारे मठ का कुछ प्रॉपर्टी अपने नेम से या उसके अंडर में करने का ट्राई किया। उसमें से एक मठ था एडनियर मठ, जिसके हेड थे द केशवानंदा भारती। केशवानंदा भारती को जब ये बात पता हुई कि केरला ने एक स्टेट रिफॉर्म एक्ट लेकर आया है जिसकी वजह से उनकी रिलीजियस प्लेस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक पिटिशन दायर की और वो पिटिशन थी स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट में। दैट मीन्स 1970 के लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया इस 1970 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनके जो वायलेट होते हैं बिकॉज ऑफ दीस। और ये लैंड रिफॉर्म्स 1970 का जो इम्पोज हुआ था, उसके लिए जो केस चैलेंज किया था दैट वाज अंडर आर्टिकल 26, जिसमें ये कहा जाता है दैट इट वाज कंसर्निंग द राइट टू मैनेज रिलीजियसली ओन प्रॉपर्टी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और ये केस सबसे बड़ा केस बना, जिसके लिए इन द इंडियन हिस्ट्री 13 जजेस की एक टीम थी, एक बेंच थी, जिन्होंने इस केस को स्टडी किया। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो जैसे ही ये वॉर शुरू हुआ इन बिटवीन दीज टू, तो केशवानंदा भारती की तरफ से भी एक पर्सन थे, उनके लॉयर, और स्टेट ऑफ केरला की तरफ से भी उनके एक लॉयर थे। जो केशवानंदा भारती की तरफ से लड़े उनका नेम था N.A. पालकीवाला।
दूसरी तरफ जो केरला की तरफ से लड़े उनका नेम था HM सीरवार। नाउ इतना बड़ा केस बना ये कि पूरे 68 डेज लगे इस केस के जजमेंट तक पहुंचने के लिए, और इसके लिए एक पूरी थीसिस लिखी गई, एक बड़ा सा वॉल्यूमिनस पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया और वो 703 पेजेस में लिखा गया इस केस का जजमेंट, जिसे 24 अप्रैल 1973 में प्रोनाउंस भी किया गया। लेकिन इस केस ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट अब ये सोचने के लिए मजबूर था कि एक्चुअली में जो पिटिशन दायर की गई है या जो राइट्स के बारे में बात हो रही है, ये केस की मेन रूट कॉज है क्या आखिर। तो अगर हम बात करेंगे, केशवानंदा भारती केस ने बोला था कि मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली। कौन से फंडामेंटल राइट्स थे जो केशवानंदा भारती के अकॉर्डिंग उनके वायलेट हो रहे थे? इट वॉज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19(1)(f, remember important, which was right to manage, freedom to acquire property, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड केस है। देन आर्टिकल 25 and 26, according to article 25 right to practice and propagate religion and right to manage religious affairs according to article 26, and the last one article 31 compulsory acquisition of property. So these were the rights जिन्हें वायलेशन का नेम दिया गया कि 1970 लैंड रिफॉर्म्स की वजह से ये फंडामेंटल राइट्स केशवानंदा भारती के वायलेट होते हैं। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसके अलावा पिटिशनर ने एक और चीज को चैलेंज किया और वो थे कुछ अमेंडमेंट्स, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एंड 29th वैलिडिटी। ये तीनों अमेंडमेंट और उनकी वैलिडिटी। लेकिन ये हुआ क्यों? अभी तक तो वो सिर्फ फंडामेंटल वायलेशन की बात कर रहे थे, फिर अमेंडमेंट्स तक बात कैसे पहुंची? सो बेसिकली पिटिशनर का ये करना एक रिएक्शन था। रिएक्शन क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ केरला ने पिटिशन होने के बाद भी एक और लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। ऑफ 1971, और जब वो अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए तो उसके रिएक्शन में पिटिशनर ने इन तीनों अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज कर दिया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट परेशान है। परेशान वो इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके सामने था पार्लियामेंट और उसको मिली हुई पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है। क्वेश्चन नंबर 2, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? एंड द थर्ड वन, अगर पार्लियामेंट को पावर्स गिवन भी हैं तो क्या वो अनलिमिटेड हैं या कुछ लिमिट सेट करनी चाहिए? ओके, सो फाइनली एक वॉर शुरू हुआ। आखिर में बड़ा कौन? पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए फाइनली एक रियलाइजेशन हुआ that nobody could be more supreme than the constitution itself. हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो बाकी सारी चीजों को अथॉरिटी देता है या पावर देता है। सो पार्लियामेंट जो क्लेम करता है कि मुझे सारी पावर्स गिवन हैं, जो चाहे मैं करूं, जितने अमेंडमेंट्स मैं लेकर आऊं, वो पावर्स एक्चुअली में उसे कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। सो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी उसके ऊपर नहीं हो सकता। ये बात बहुत बाद में जाकर रियलाइज हुई हमारे सुप्रीम कोर्ट को, और उसका कॉज थे केशवानंदा भारती जी। उनके केस की वजह से ये रियलाइजेशन हुआ और फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम। हमारे देश के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और हमारी पूरी पार्लियामेंट, अगर ये सारी चीजें किसी के लिए काम करती हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करते हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा केस फंसा। अब डिस्प्यूट ये था, एक्चुअली में व्हेन वी रियली टॉक अबाउट द वॉर इन बिटवीन पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट बोलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 जो आपने ही मुझे दिया है, आई हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन,
So I can amend anything. I repeat, anything. लेकिन पिटिशनर्स ने कुछ और आर्ग्यूमेंट दिए. उन्होंने बोला वेट, पार्लियामेंट अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, लेकिन अमेंड करने के लिए ना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो नहीं. दैट मीन्स जब तक आपकी पावर इन द फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डेवलपमेंट है, तब तक आपकी पावर्स वैलिड हैं. बाय द टाइम आपकी पावर्स का आप मिसयूज करते हैं और वो किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसी सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे आपकी पावर्स को नल एंड वॉइड बोल दिया जाएगा. दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट को फाइनली डिसाइड करना था कि पार्लियामेंट की पावर को अमेंड किया जा सकता है अनलिमिटेड और नॉट. और वो इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके थे दैट नोबडी कैन बी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर. इसके अलावा हम थोड़ा सा पीछे वाले केसेस से कनेक्ट करने के लिए ट्राई करेंगे. हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस आते थे, जैसे कि उनमें से कुछ थे शंकरी प्रसाद, जिसमें पार्लियामेंट ने जो भी रोल प्ले किया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड फंडामेंटल राइट्स. इस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट वाज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद एक और केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट या अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया और सेम रखा दैट यस पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड. उसके बाद एक और केस आया, वो केस जिसने इस हिस्ट्री को चेंज कर दिया, दैट वाज द केस ऑफ गोलकनाथ. और पहली बार उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा नो, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स. जब हम केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसे फंडामेंटल राइट्स केस भी कहा जाता है. ओके, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, पार्लियामेंट नाराज हो गई. पार्लियामेंट एक्चुअली है क्या? हमारा पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपोजिशन पार्टी. दैट मीन्स ये सारे लोग जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट रहते हैं वो पार्लियामेंट बनाते हैं. पार्लियामेंट को उस टाइम जब ये बात पसंद नहीं आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से परेशान है, क्योंकि उसे पार्लियामेंट को भी नाराज नहीं करना, उसे हमारे पीएम को भी नाराज नहीं करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी नाराज नहीं करना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे देश को चलाते हैं. सो फाइनली उन्होंने एक मिडवे पाथ फॉलो किया और उन्होंने कहा ओके, पार्लियामेंट एक्चुअली कैन अमेंड एवरीथिंग, but it should not play with the basic structure of the constitution. Then came the big judgment day of 1973. On 24th of April 1973, एक 13 जज बेंच पे थी और उन्होंने अपना डिसीजन दिया and it was in the ratio of 7:6. सारे लोग चाहे उसके अपोजिशन में अपना वर्डिक्ट रखें, चाहे उसके फेवर में, उनका कॉज एक ही था, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एनी हाउ. और उसके बाद एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ और पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स तो दी गई, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को टच करने का राइट नहीं दिया गया. सो हम बोल सकते हैं कि केशवानंदा भारती एक ऐसे पर्सन बने जिसे ऊपर सुप्रीम पावर ने भेजा था किसी काम के लिए, और वो मेन काम था हमारे इंडिया को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देना. अब जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियल रिव्यू एटसेट्रा. लेकिन ये लिस्ट परमानेंट लिस्ट नहीं है, ये सिचुएशन और केसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. नाउ यू कैन सी दिस इमेज, ये ओरिजिनल वर्डिक्ट है. अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट में ये पिक्चर को मेंशन किया है. ये पूरा डॉक्यूमेंट है, उसका वन स्क्रीनशॉट या स्नैप आपके सामने है. ही सेज हिज होलीनेस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला April 24, 1973. दिस केस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हिज होलीनेस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इंडिया का आइकॉनिक केस होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और ये ऑफिशियली जजमेंट एक डॉक्यूमेंट दिया था. If you have understood this one, please stay tuned and stay consistent. Thank you so much.